Good evening, students. 67th BPSC PT Test Series, Test 18, Section A. मैं डॉक्टर राकेश सिंह फ्रॉम KSIS Academy, पटना। आज हम लोग टेस्ट 18 सेक्शन ए में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पे चर्चा करेंगे। We'll discuss on constitutional amendment। इस टेस्ट 18 में हम लोग संविधान संशोधन पे चर्चा करेंगे। और आज की चर्चा चालू करने से पहले आप लोग को फिर से बता देना चाहता हूं कि अभी तक आज की डेट तक टेस्ट 42 हो चुका है, जिसका कि आप लोग को क्वेश्चन भी मिल चुका है पीडीएफ में, उसका आंसर की भी दे चुका गया है। और याद रखिएगा, जैसा कि हम लोग का ये टेस्ट सीरीज का जो फॉर्मेट था, उस फॉर्मेट के अनुसार 60 टेस्ट में टेस्ट 60 में हम लोग पूरे सिलेबस को कवर कर देंगे। तो आज टेस्ट 42 हो चुका है और 10 दिसंबर तक आपका टेस्ट 60 यानी सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। डिस्कशन भी धीरे धीरे आपके पूरे 31 दिसंबर तक अपडेट हो जाएगा। डिस्कशन भी, आंसर की भी भेज चुका गया है, अपडेटेड है, और आपको नोट्स भी जैसे जैसे जरूरत है वो हम भेज रहे हैं। अब आपका काम है रिवीजन 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 रिवीजन। याद रखिएगा बच्चों कि हमारे इस टेस्ट सीरीज से आपका किस्मत बहुत ही अच्छा हुआ तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। लेकिन यह मान के चलिए कि आपका किस्मत बहुत अच्छा है और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, इस टेस्ट सीरीज से आपका क्वेश्चन आएगा। और 10 दिसंबर के बाद से जब हम लोग सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, फिर आपका मेरा गेस वर्क स्टार्ट हो जाएगा। यानी पिछले 5 साल के रुझान को देखते हुए आपके 67 बीपीएससी पीटी में किस तरह का क्वेश्चन बनने की संभावना है, वो गेस जो है अगला 10 टेस्ट आपको हम दे देंगे। तो चलिए इसी के साथ ही आज का डिस्कशन हम लोग चालू करते हैं। टेस्ट 18 सेक्शन ए, पहला क्वेश्चन इंग्लिश में पढ़ते हैं फिर हिंदी में पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस डील विद द पावर्स ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स प्रोसीजर। क्वेश्चन का मतलब यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा प्रोविजन दिया हुआ है, कौन सा आर्टिकल दिया हुआ है, कौन सा पार्ट में ऐसा प्रोविजन है, ऐसा प्रावधान है जो कि पार्लियामेंट को पावर देती है, पार्लियामेंट को शक्ति देती है कि आप संविधान में संशोधन परिवर्तन कर सकते हैं, और संशोधन, चेंजेस, अमेंडमेंट करने के लिए क्या क्या प्रोसेस है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस डील विद द पावर्स ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स प्रोसीजर। पहला ऑप्शन है आर्टिकल 368, दूसरा ऑप्शन है पार्ट 20, सी ऑप्शन है पार्ट 21 और डी ऑप्शन है आर्टिकल 65। हिंदी में पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान संविधान और उसकी प्रक्रिया में संशोधन करने के लिए संसद की शक्तियों से संबंधित है। कहने का मतलब है, भारत का संविधान में कुछ जगह पे प्रावधान दिया हुआ है जिससे कि संसद को शक्ति मिलती है कि आप संविधान में जरूरत महसूस करें तो संशोधन कर सकते हैं। तो संशोधन करने के लिए क्या प्रक्रिया है, कौन सा प्रावधान है, यह सब कहां पे दिया हुआ है, क्वेश्चन आपका यही है। ऑप्शन है अनुच्छेद 368, बी ऑप्शन है भाग 20, सी ऑप्शन है भाग 21,
डी ऑप्शन है अनुच्छेद 65। तो करेक्ट ऑप्शन है ए आर्टिकल 368 अनुच्छेद 368 और बी पार्ट 20, यानी अनुच्छेद आर्टिकल 368 आपके भाग 20 या पार्ट 20 में दिया हुआ है। तो 1 का सही ऑप्शन है ए और बी, यानी कि ई ऑप्शन। चलिए फिर से दोहराते हैं कि अनुच्छेद 368 आर्टिकल 368 जो कि संविधान, भारत के संविधान कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के पार्ट 20 में दिया हुआ है, वहीं पे पार्लियामेंट को पावर दी गई है, संसद को शक्ति दी गई है कि आप संविधान में आप संशोधन कर सकते हैं। और इस संविधान में संशोधन करने की क्या प्रक्रिया है। सो आर्टिकल 368 in part 20 of the constitution deals with the powers of parliament to amend the constitution and its procedure. Question number 2, what does amendment of the constitution means? हम लोग अभी तक संविधान संशोधन की बात कर रहे हैं, तो क्वेश्चन है संविधान संशोधन होता क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 सी पे है, संविधान के संशोधन का क्या अर्थ है। पहला ए ऑप्शन, एडिशन टू द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के किसी उपबंध का परिवर्धन, मतलब कुछ एक अनुच्छेद है और अनुच्छेद में कुछ बातें लिखी गई हैं, तो इस बातों में यदि कुछ और आप बात जोड़ना चाहते हैं और जानकारी देना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं, उसी को हम लोग हिंदी में उपबंध का परिवर्धन कहते हैं, इंग्लिश में एडिशन टू द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो क्या अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का अर्थ है ए ऑप्शन, एडिशन टू द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या संशोधन का अर्थ है संविधान के किसी उपबंध का परिवर्धन। आंसर है यस, तो ए ऑप्शन सही है। अब चलते हैं बी ऑप्शन में, वेरिएशन टू द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में कुछ उपबंध दी गई है और उसमें कुछ बदलाव करना है। उदाहरण के लिए हर एक माता पिता का यह फर्ज है कि अपने बच्चे को बुनियादी शिक्षा दिया जाए, प्राइमरी। It is the duty of every parents of India to provide basic and primary education to the children. ये ड्यूटी है। अब इसमें यदि हम लोग बात करें कि वेरिएशन की बात, हम लोग उपबंध का परिवर्तन में, तो इसमें हम लोग मान लीजिए एक और चीज जोड़ देते हैं कि हर एक माता पिता का यह फर्ज है कि अपने बच्चे के प्राथमिक शिक्षा के अलावा उनका स्वास्थ्य का भी देखभाल करें। सो इनिशियली यू हैव, इट इज अ ड्यूटी ऑफ द पेरेंट्स टू लुक आफ्टर द प्राइमरी एजुकेशन ऑफ द चिल्ड्रन। वी आर मेकिंग सम वेरिएशन। वेरिएशन क्या हो जाएगा, इट इज द ड्यूटी ऑफ द पेरेंट टू लुक आफ्टर द प्राइमरी एजुकेशन ऑफ द चिल्ड्रन एंड टेक केयर ऑफ द हेल्थ ऑफ द चाइल्ड। संविधान के किसी उपबंध का परिवर्तन में यदि ये बातें लिखी गई है कि हर एक माता पिता का यह फर्ज है कि अपने बच्चों का प्राथमिक शिक्षा देखे, और यदि हम लोग को परिवर्तन करना है तो उसमें हम लोग कह देते हैं कि भाई आपको प्राथमिक शिक्षा देखना भी है और स्वास्थ्य भी देखना है। तो बी ऑप्शन भी सही है। सी, रिपील ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। रिपील का मतलब है हटा देना। यदि उपबंध में कुछ बातें लिखी हैं उसको हटा दो। संविधान के किसी उपबंध का निरसन मतलब हटाना। तो ये तीनों जो ए बी सी, तीनों का अर्थ होता है संविधान का संशोधन। सो ऑल द थ्री ऑप्शंस ए बी एंड सी टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो 2 का सही ऑप्शन है डी,
क्वेश्चन नंबर 3, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इन विच रूलिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इट वॉज मेड क्लियर दैट द पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड दोज प्रोविजंस विच फॉर्म द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. सर्वोच्च न्यायालय के किस फैसले में यह स्पष्ट किया गया था कि संसद उन प्रावधानों में संशोधन नहीं कर सकती जो संविधान का मूल ढांचा बनाते हैं? तो सही आंसर है आपका बी ऑप्शन, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला. सही ऑप्शन है बी ऑप्शन, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य. अब देखिए इसकी कहानी देखिए. आपका जैसे ही संविधान अस्तित्व में आया 1950 में, द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स फ्रॉम 26 जनवरी 1950, और उसके एक साल के भीतर विद इन 1 year ऑफ द एक्सिस्टेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन गया जो कि पहला संविधान संशोधन को चैलेंज करते हुए, और यह केस था शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. 1952 का केस था, शंकरी प्रसाद बनाम भारत सरकार. और इस केस में यह बात की गई कि संविधान संसद यदि चाहे तो संविधान में संशोधन कर सकता है, और संवैधानिक संशोधन अनुच्छेद 13 के तहत नहीं आता है. याद रखिएगा, इन द शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1952, द सुप्रीम कोर्ट गेव अ डिसीजन that constitutional amendments are not under, does not come under Article 13, and as such the Parliament has the power to amend fundamental rights. लेकिन 1973 में 1973 में केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस हुआ था. 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में, और इसमें सुप्रीम कोर्ट कही ओके, संसद संविधान संशोधन कर सकती है. संसद चाहे तो मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट में भी संशोधन कर सकती है, अमेंडमेंट कर सकती है, लेकिन संसद के पास यह शक्ति नहीं है. संसद के पास यह शक्ति नहीं है कि संविधान के मूल ढांचे में कोई परिवर्तन या संशोधन कर सके. In the Keswanand Bharati versus State of Kerala, the question of basic structure of the constitution came into debate. And in this case, in Keswanand Bharati case in 1973, the Supreme Court made it very clear, okay, Parliament, you have the power to amend the constitution, but you cannot amend the basic provisions of the constitution. So in case you are amending fundamental rights, the amendment is valid only to the extent that basic structure of the constitution is not violated. तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है, in which ruling of the Supreme Court it was made clear that the Parliament cannot amend those provisions which form the basic structure of the constitution. सही ऑप्शन है बी, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला. क्वेश्चन नंबर 3, सर्वोच्च न्यायालय के किस फैसले में यह स्पष्ट किया गया था कि संसद उन प्रावधानों में संशोधन नहीं कर सकती है जो संविधान का मूल ढांचा बनाते हैं? और सही ऑप्शन है बी ऑप्शन, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य. चलिए क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट्स आर प्रोवाइडेड बाय आर्टिकल 368? इस क्वेश्चन को समझिए. जब संविधान संशोधन की बात होती है तो अनुच्छेद 368 में सब कुछ नहीं दिया हुआ है. आर्टिकल 368 में हर एक तरीके का संशोधन का उसमें समाधान नहीं है. संशोधन 3 प्रकार से होता है. अमेंडमेंट आर मेड थ्रू 3 वेज. फर्स्ट, सिंपल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट.
मतलब साधारण बहुमत से भी आप संशोधन कर सकते हैं। ये पहला प्रक्रिया है। तो उसमें आपको आर्टिकल 368 की जरूरत नहीं होती है। आर्टिकल 368 की जरूरत कहां होती है? जब ऐसे ऐसे विषयों पे जहां पे स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट लगता है, माने संसद के विशेष बहुमत द्वारा, संसद के विशेष बहुमत या स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब होता है इस केस में कि जैसे लोकसभा का अधिकतम संख्या है 550, तो मिनिमम उसमें 50% लोग उस दिन प्रेजेंट हो और उनमें से 2/3 लोग जो है वोट दे। तो ये बात हो जाती है स्पेशल मेजॉरिटी की। जब बात हो जाती है स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट, तब आर्टिकल 368 लग जाता है। यह दूसरा प्रक्रिया। तीसरा प्रक्रिया है, तीसरा प्रोसेस है कि स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट लगता है, प्लस आपको स्टेट के विधानसभा, स्टेट के लेजिस्लेचर से भी आपको अप्रूवल लेना होगा। अब यह नहीं है कि पूरे स्टेट का अप्रूवल लीजिए आप। 50% ऑफ द स्टेट्स इफ दे रेटिफाई, then it is taken as ratification by the states. तो क्वेश्चन ये है कि which of the following types of amendments are provided by article 368, मतलब आर्टिकल 368 किस तरह के अमेंडमेंट में इस्तेमाल किया जाता है? तो आंसर इसका ऑप्शन है बी, अमेंडमेंट बाय स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट, और सी, अमेंडमेंट बाय स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट and the ratification of half of the state legislatures. तो 4 का सही ऑप्शन है बी और सी। हिंदी में पढ़ देते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार के संशोधन अनुच्छेद 368 द्वारा प्रदान किए गए हैं? संसद के साधारण बहुमत, यदि साधारण बहुमत चाहिए तो उसमें आर्टिकल 368 की कोई जरूरत नहीं, लेकिन संसद के विशेष बहुमत में आर्टिकल 368 लगाना होगा। अलग अलग विषय पे हर एक तरीके का प्रक्रिया लगता है, उसको आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। सी ऑप्शन, संसद के विशेष बहुमत से संशोधन और राज्य विधानसभाओं में से आधे का अनुसमर्थन। मतलब आप विशेष संसद में कभी किसी किसी विषय में संसद से विशेष बहुमत से को पारित करना है, लोकसभा राज्यसभा दोनों से, और साथ में भारत के जितने राज्य हैं उसमें कम से कम 50% राज्य जो हैं उसको समर्थन करें। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही ऑप्शन है बी और सी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट्स आर प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? हम लोग बात किए हैं कि संविधान में बहुत तरीके से संशोधन हो सकता है। तो उसी पे क्वेश्चन है, भारत के संविधान द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रकार के संशोधन प्रदान किए जाते हैं? तो 3 प्रकार के संशोधन, देयर 3 टाइप्स ऑफ प्रोसेस थ्रू विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कैन बी मेड। पहला, अमेंडमेंट बाय सिंपल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट, सेकंड, अमेंडमेंट बाय स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट, एंड थर्ड, अमेंडमेंट बाय स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट एंड द रैटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर्स। तो 5 का सही ऑप्शन है डी। हिंदी में पढ़ते हैं, भारत के संविधान द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रकार के संशोधन प्रदान किए जाते हैं? कहने का मतलब है कितने प्रकार की प्रक्रिया होती है। पहला प्रोसेस, पहला प्रक्रिया, संसद के साधारण बहुमत द्वारा संशोधन। दूसरा प्रक्रिया, संसद के विशेष बहुमत द्वारा संशोधन। और तीसरा प्रक्रिया, संसद के विशेष बहुमत से संशोधन और राज्य विधानसभाओं में से आधे का अनुसमर्थन। तो 5 का सही ऑप्शन है डी। 5 का सही ऑप्शन है डी। क्वेश्चन नंबर 6 और 7, क्वेश्चन नंबर 6 और 7 संविधान संशोधन की प्रक्रिया के बारे में बात करता है। क्वेश्चन नंबर 6 and 7 डील्स विद द प्रोसेस थ्रू विच द पार्लियामेंट हैज टू अंडरगो इन ऑर्डर टू मेक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीड्यूर्स
आर फॉलोड इन द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। संवैधानिक संशोधन में निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया का पालन किया जाता है? पहला, एन अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी इनिशिएटेड ओनली बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ अ बिल फॉर द पर्पस इन ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। संविधान के संशोधन का आरंभ संसद के किसी भी सदन में इस प्रयोजन के लिए विधेयक पूरा स्थापित करके ही किया जा सकेगा। इसका मतलब क्या होता है? इसका अर्थ यह है कि यदि संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया, जो पहला स्टेप होता है कि कोई भी सदन में, लोकसभा या राज्यसभा में एक बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है, एक विधेयक को पूरा स्थापित किया जाता है। तो पहला प्रोसेस होता है ऑप्शन नंबर 1। तो संविधान के संशोधन का आरंभ संसद के किसी सदन में बिल को पेश किया जाता है। ऑप्शन नंबर 2, द बिल कैन ऑल्सो बी इनिशिएटेड इन द स्टेट लेजिस्लेचर। विधेयक राज्य विधानमंडल में भी शुरू किया जा सकता है। यह गलत है। विधेयक, संशोधन विधेयक, कॉन्स्टिट्यूशनल बिल कैन ओनली बी प्लेस्ड इन पार्लियामेंट। संशोधन बिल जो होती है हमेशा संसद में ही, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा में पेश किया जाता है। विधानसभा का, राज्य के विधानमंडल का, स्टेट लेजिस्लेचर का कोई रोल नहीं होता है। तो 2 गलत है। द बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड बाय अ मिनिस्टर। बिल एक मंत्री द्वारा पूरा स्थापित किया जा सकता है। हां, बिल जो है कोई भी मंत्री, कोई भी लोकसभा के सदस्य, कोई भी राज्यसभा के सदस्य इसको पूरा स्थापित, इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो 3 आपका सही है। चौथा, द बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड बाय अ प्राइवेट मेंबर। विधेयक को गैर सरकारी सदस्य द्वारा पूरा स्थापित किया जा सकता है। हां, यह सही है कि कोई भी विधेयक, संशोधन विधेयक लोकसभा राज्यसभा में कोई भी सदस्य पेश कर सकते हैं, एमपी पेश कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है। ऑप्शन नंबर 5, प्रायर परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट इज रिक्वायर्ड। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है। नहीं, राष्ट्रपति की कोई भी अनुमति संवैधानिक संशोधन में पूर्व अनुमति की जरूरत नहीं है। तो सही ऑप्शन हो गया 1, 3 और 4। तो 1, 3 और 4। तो सही ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 6 का ए, 1, 3 और 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, ये भी आपका संवैधानिक संशोधन के प्रक्रिया से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीडियर्स आर फॉलोड इन द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। संवैधानिक संशोधन में निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया का पालन किया जाता है? द बिल मस्ट बी पास्ड इन ईच हाउस बाय अ स्पेशल मेजॉरिटी। विधेयक को विशेष बहुमत से प्रत्येक सदन में पारित करना अनिवार्य है। जब संवैधानिक संशोधन की बात करते हैं, जब आर्टिकल 368 की बात करते हैं, तो लोकसभा से भी और राज्यसभा से भी स्पेशल मेजॉरिटी से, विशेष बहुमत से पारित करना जरूरी है। द बिल मस्ट बी पास्ड इन ईच हाउस बाय अ मेजॉरिटी ऑफ 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। कहने का मतलब है कि जिस दिन बिल पास करना होगा उसमें कम से कम जो भी लोग बैठे हैं उनमें से 2/3 लोग को उपस्थित होना है और मतदान करना है, वोटिंग करना है। विधेयक को प्रत्येक सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदन के 2/3 सदस्यों की बहुमत होनी चाहिए। ठीक है, तो स्पेशल मेजॉरिटी में आ गया कि पास करना तो है बिल को, लेकिन सिंपल मेजॉरिटी से नहीं। जितने लोग बैठे हैं, उपस्थित हैं, प्रेजेंट हैं और वोट कर रहे हैं, मान लीजिए 50 लोग बैठे हैं और 45 लोग वोट कर रहे हैं, तो 45 में से 2/3 2/3 जो है वोट काउंट किया जाएगा पास करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर 2 भी सही है। ईच हाउस मस्ट पास द बिल सेपरेटली। प्रत्येक सदन को अलग अलग से विधेयक पारित करना होगा। यस, लोकसभा को अपना अलग से विधेयक पारित करना होगा, राज्यसभा को अलग से करना होगा। ऑप्शन नंबर 4,
In case of a disagreement between the two houses, there is provision for holding a joint sitting of the two houses for the purpose of deliberation and passage of the bill. देखिए, यदि डेडलॉक हो जाता है लोकसभा और राज्यसभा में, तो ज्वाइंट सिटिंग का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में कोई भी प्रावधान नहीं है। मींस दोनों सदनों के बीच मतभेद के मामले में विधेयक के विचार विमर्श और पारित होने के उद्देश्य से दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आयोजित करने का प्रावधान है। ये गलत है। ज्वाइंट सिटिंग, संयुक्त बैठक का प्रावधान संवैधानिक संशोधन में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 गलत है। तो सही है ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ए, 1, 2 और 3। तो 7 का भी सही ऑप्शन है ए। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे। व्हाट हैपेंस व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल गोज टू द प्रेसिडेंट? जब आपका बिल दोनों सदन से पारित हो गया, व्हेन द बिल इज पास्ड फ्रॉम बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, नाउ इट गोज टू द प्रेसिडेंट, ताकि वो कानून बन सके, ताकि वो संविधान संशोधन पूर्ण प्रक्रिया हो जाए। द प्रेसिडेंट मस्ट गिव हिज असेंट टू द बिल। जब संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है तो क्या होता है? राष्ट्रपति विधेयक को सहमति देंगे, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, द प्रेसिडेंट विथहोल्ड हिज असेंट टू द प्रेसिडेंट, द प्रेसिडेंट विथहोल्ड हिज असेंट टू द बिल, सॉरी, राष्ट्रपति विधेयक को अपने पास रख सकते हैं, दूसरा ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन है, द प्रेसिडेंट रिटर्न द बिल फॉर रिकंसिडरेशन ऑफ द पार्लियामेंट, राष्ट्रपति विधेयक को संसद के पास पुनः विचार के लिए भेज सकते हैं। देखिए, संविधान संशोधन की जब बात होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात होती है, जब आर्टिकल 368 लगता है तो राष्ट्रपति के पास एक ही चॉइस है कि ही हैज टू गिव हिज असेंट टू द बिल। राष्ट्रपति के पास एक ही विकल्प है जब अनुच्छेद 368 लगता है संवैधानिक संशोधन के लिए, तो राष्ट्रपति को विधेयक को सहमति देना ही देना है, उनके पास दूसरा कोई विकल्प है नहीं। तो 9 का सही ऑप्शन है ए। अब हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग साधारण बहुमत की बात करते हैं, सिंपल मेजॉरिटी की बात करते हैं, तो जैसे ऑर्डिनरी कानून पारित होता है, तो उसी तरह संविधान संशोधन के भी कोई बहुत सारे विषय हैं जिसमें आर्टिकल 368 की जरूरत नहीं होती है। तो हम लोग 10 और 11 क्वेश्चन में देखेंगे कि कौन कौन से विषय पे साधारण बहुमत, सिंपल मेजॉरिटी की बात होती है। तो a number of provisions in the constitution can be amended by a simple majority of the two houses of parliament outside the scope of article 368। कहने का मतलब इसमें आर्टिकल 368 की जरूरत नहीं है। Which of the following are such provisions? Admission or establishment of new states, आपको नया कोई राज्य बनाना है या कुछ राज्यों को जोड़ना है, उसके लिए यस, इसके लिए सिंपल मेजॉरिटी लगता है, 368 नहीं लगता है। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड अल्टरेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स, किसी राज्य का नाम बदलना, उसकी सीमा, बाउंड्री को बदलना, क्षेत्रफल को बदलना, एरिया को बदलना, ये सिंपल मेजॉरिटी की बात है, इसमें आर्टिकल 368 की कोई जरूरत नहीं है। एबॉलिशन और क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स इन स्टेट्स, मान लीजिए बहुत सारे राज्य में विधान परिषद है ना, उसको हम लोग विधान परिषद या लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते हैं। तो राज्य में जहां है उसको हटाना है या नए राज्य में फिर विधान परिषद बनाना है, तो ऐसे विषय पे भी आपको जो है 368 नहीं लगती है। सेकेंड शेड्यूल माने एम्बुलेंस अलाउंसेस, प्रिविलेज एंड सो ऑन ऑफ द प्रेसिडेंट, गवर्नर, स्पीकर, जजेस। देखिए, सेकेंड शेड्यूल में आपका अध्यक्ष महोदय, जज का, गवर्नर का, प्रेसिडेंट का सैलरी, सुविधा, ये सब बात की उल्लेख है। इसमें भी कोई बदलाव करना है तो आर्टिकल 368 की जरूरत नहीं है। तो सही ऑप्शन है आपका ए भी, बी भी, सी भी और डी भी। तो 10 का ए, बी, सी, डी यानी कि ई। हिंदी में पढ़ लेते हैं। संविधान के कई प्रावधानों को अनुच्छेद 368 के दायरे से बाहर संसद के दोनों सदनों के साधारण बहुमत से संशोधित किया जा सकता है। निम्नलिखित में कौन से ऐसे प्रावधान हैं? नए राज्यों का प्रवेश या गठन, ये सही है, इसमें साधारण बहुमत से सिंपल मेजॉरिटी से 368 की जरूरत है ही नहीं। फिर आपका बी ऑप्शन, नए राज्यों का गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रीय सीमाओं
या नामों का परिवर्तन, इसमें भी 368 की जरूरत नहीं है, सिंपल मेजॉरिटी साधारण बहुमत से पार हो जाएगा। राज्यों में विधान परिषदों का उन्मूलन या निर्माण, कोई नया विधान परिषद बनाना है या विधान परिषद है उसको हटाना है, जैसे कि उड़ीसा में हटाना है, या मान लीजिए उदाहरण के लिए झारखंड में बनाना है, तो इसमें भी आर्टिकल 368 की जरूरत नहीं है, साधारण बहुमत से हो जाएगी। दूसरी अनुसूची में राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, न्यायाधीश का जो उनका विशेष अधिकार, सुविधा, सैलरी, ये सब दिया रहता है, इसमें भी परिवर्तन करना है तो आर्टिकल 368 की जरूरत नहीं है। तो ए बी सी डी, 10 का ए बी सी डी यानी ई ऑप्शन। चलिए 11 भी है। अ नंबर ऑफ प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड बाय अ सिंपल मेजॉरिटी ऑफ द 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट आउटसाइड द स्कोप ऑफ आर्टिकल 368। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सच प्रोविजंस? कोरम इन पार्लियामेंट आप कर सकते हैं सिंपल मेजॉरिटी से। सैलरीज एंड अलाउंसेज ऑफ द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट आप कर सकते हैं सिंपल मेजॉरिटी से। रूल्स ऑफ प्रोसीडियर इन पार्लियामेंट, जो पार्लियामेंट में प्रोसीडियर प्रक्रिया का रूल बनता है, इसको भी आप कर सकते हैं। डी ऑप्शन, प्रिविलेज ऑफ द पार्लियामेंट इट्स मेंबर्स इन द कमिटी, जो मेंबर एमपी होते हैं उनके कमिटी का जो भी सुख सुविधा, प्रिविलेज, विशेष अधिकार, ये सब सिंपल मेजॉरिटी से आप कर सकते हैं। तो 11 का भी ए बी सी डी यानी ई ऑप्शन। हिंदी में पढ़ लेते हैं। संविधान के कई प्रावधानों को अनुच्छेद 368 के दायरे से बाहर संसद के दोनों सदनों के साधारण बहुमत से संशोधित किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन से ऐसे प्रावधान हैं? संसद में गणपूर्ति साधारण बहुमत, संसद सदस्यों के वेतन और भत्ते साधारण बहुमत, संसद में प्रक्रिया नियम साधारण बहुमत, संसद उसके सदस्यों और उसकी समितियों का विशेष अधिकार साधारण बहुमत। तो 11 का ए बी सी डी इज इक्वल टू ई ऑप्शन। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 भी वही है, सिंपल मेजॉरिटी। तो यूज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन पार्लियामेंट सिंपल मेजॉरिटी में चेंज कर सकते हैं। नंबर ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट, ये भी आप सिंपल मेजॉरिटी से चेंज कर सकते हैं। कन्फर्मेंट ऑफ मोर जुरिडिक्शन इन द सुप्रीम कोर्ट, मैंने सुप्रीम कोर्ट के पावर्स को कुछ और ऐड करना है, वो भी आप चेंज कर सकते हैं सिंपल मेजॉरिटी से। यूज ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज, ये भी आप सिंपल से चेंज कर सकते हैं। तो 12 का भी ए बी सी डी। संविधान के कई प्रावधानों को अनुच्छेद 368 के दायरे से बाहर संसद के दोनों सदनों के साधारण बहुमत से संशोधित किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन से ऐसे प्रावधान हैं? संसद में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग साधारण बहुमत, उच्चतम न्यायालय में अवर न्यायाधीशों की संख्या साधारण बहुमत, उच्चतम न्यायालय के न्याय क्षेत्र को ज्यादा महत्व प्रदान करना आपका साधारण बहुमत, और राजभाषा का प्रयोग साधारण बहुमत। आप एक लिस्ट बना लीजिए कि साधारण बहुमत से कहां कहां संशोधन किया जा सकता है। तो 10, 11, 12 और मेरे ख्याल से आपका 13 भी उसी में आता है। 13 क्वेश्चन नंबर 13, ये भी विषय है कौन कौन सिंपल मेजॉरिटी से आप चेंज कर सकते हैं। सिटीजनशिप एक्विजिशन एंड टर्मिनेशन, सिटीजनशिप नागरिकता के लिए कोई भी नियम बनाना या कोई नियम को हटाना, ये सारा साधारण बहुमत से हो सकता है। ये आप सिटीजन अमेंडमेंट बिल देखे भी हैं। इलेक्शन टू द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स, यदि इलेक्शन के प्रक्रिया में कुछ बदलाव करना है, जिससे कि पार्लियामेंट इलेक्शन होता है या स्टेट लेजिस्लेचर, उसमें भी परिवर्तन करने के लिए आप साधारण बहुमत सिंपल मेजॉरिटी इस्तेमाल कर सकते हैं। डेलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी, डेलिमिटेशन का मतलब होता है जो आपका निर्वाचन क्षेत्र होता है उस क्षेत्र को या तो बढ़ाना आबादी के आधार पे या घटाना, या बहुत और भी निर्वाचन क्षेत्र का ऐड करना। यदि ऐसा भी है तो भी आप सिंपल मेजॉरिटी से चेंज कर सकते हैं। यूनियन टेरिटरी बनाना, संघ शासित प्रदेश बनाना, सिंपल मेजॉरिटी। जम्मू कश्मीर आपका यूनियन टेरिटरी बना, लद्दाख आपका यूनियन टेरिटरी बना, संघ शासित प्रदेश को भी बनाना आप साधारण बहुमत से कर सकते हैं। तो 13 का भी ए बी सी डी। हिंदी में पढ़ते हैं। संविधान के कई प्रावधानों के को अनुच्छेद 368 के दायरे से बाहर संसद के दोनों सदनों के साधारण बहुमत से संशोधित किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन से ऐसे प्रावधान हैं? नागरिकता अधिग्रहण और समाप्ति साधारण बहुमत, संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनाव साधारण बहुमत, निर्वाचन क्षेत्रों की परिसीमन साधारण बहुमत, और केंद्र शासित प्रदेश बनाना ये भी साधारण बहुमत।
तो 13 का भी ए बी सी डी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ये भी साधारण बहुमत पे क्वेश्चन है। 5th शेड्यूल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। अब देखिए आपका जो 5वां अनुसूची है इसमें अनुसूचित क्षेत्रों या अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन है। इसमें भी यदि बदलाव करना है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स सिंपल मेजॉरिटी से कर सकते हैं। 6th शेड्यूल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज, 6ठी अनुसूची में दिया हुआ है आपका एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज, ये भी साधारण बहुमत से कर सकते हैं। फंडामेंटल राइट आप साधारण बहुमत से नहीं कर सकते, यू कैन नॉट चेंज, तो सी ऑप्शन गलत है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एकदम नहीं कर सकते हैं, तो सी और डी गलत है। क्वेश्चन नंबर 14 का ए और बी। हिंदी में पढ़ते हैं। संविधान के कई प्रावधानों को अनुच्छेद 368 के दायरे से बाहर संसद के दोनों सदनों के साधारण बहुमत से संशोधित किया जा सकता है। 5वीं अनुसूची ऑप्शन नंबर ए। 5वीं अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन आप कर सकते हैं। 6ठी अनुसूची जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन ये भी कर सकते हैं। आपका मौलिक अधिकार नहीं कर सकते, साधारण बहुमत से नहीं कर सकते, यहाँ आपको विशेष बहुमत की जरूरत पड़ेगी। और निर्देशात्मक सिद्धांत यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत ये भी आप साधारण बहुमत से नहीं कर सकते, गलत हो जाएगा। बहुमत से, विशेष बहुमत से ही चेंज कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 का ए और बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 ये है कि बहुत सारे प्रावधान ऐसे होते हैं जिसमें कि आपको संसद का विशेष बहुमत, स्पेशल मेजॉरिटी तो चाहिए, लेकिन साथ में राज्य के विधानसभा से भी आपको अनुमोदन होना चाहिए। तो यदि संसद से विधेयक पारित होकर राज्य को भेजा जाए तो राज्य जो है अपने विधानसभा से कितने दिनों में इसको वापस या अनुमोदित कर दे या रोक दे, कोई समय सीमा है? इसी पे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15। Which of the following is correct regarding ratification of the amendment bill by the states? No time limit, maximum of 90 days, maximum of 120 days, maximum of 180 days. क्या यदि स्टेट को भेज दिया जाए तो स्टेट जो अमेंडमेंट बिल को कितने दिन में पारित करके या रोक के या जो भी निर्णय लेना है कितने दिन में वापस करेगी पार्लियामेंट को? क्वेश्चन इस पे है। राज्यों द्वारा संशोधन विधेयक के अनुसमर्थन के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा सही है? कोई समय सीमा नहीं, अधिकतम 90 दिन, अधिकतम 120 दिन, अधिकतम 180 दिन। देखिए कोई समय सीमा नहीं है। यदि पार्लियामेंट से बिल पारित होकर विधानसभा में जाता है तो विधानसभा को कोई समय सीमा नहीं दिया गया है, अनिश्चित काल तक रोक दीजिए। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें 100% सारे राज्यों की समर्थन की जरूरत नहीं है। यदि 50% भी राज्य उसको अनुमोदित कर देते हैं तो संशोधित माना जाएगा, जैसे कि आपके जीएसटी में हुआ है। जीएसटी जब ये टैक्स लग रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, वस्तु और सेवा कर, इसमें भी राज्य को भेजा गया तो 50% राज्य उसको अनुमोदित कर दिए, बस पास हो गया। तो 15 का सही ऑप्शन है ए। 15 क्वेश्चन नंबर 15 का सही ऑप्शन है ए। क्वेश्चन नंबर 16। Which of the following provisions are related to federal structure of the polity and can be amended by a special majority of the parliament and also with consent of half of the state legislatures by simple majority? देखिए हम लोग पार्लियामेंट से जो आर्टिकल 368 में आपका प्रावधान है कि संसद से पारित करके राज्य में भेजिए, ये कैसे विषयों के लिए होता है, कैसे सब्जेक्ट्स के लिए? कोई भी सब्जेक्ट जो कि सेंटर और स्टेट रिलेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के रिलेशन संबंध को जो प्रभावित करता है वही जो है वैसे ही विषय जाते हैं। और सेंटर स्टेट रिलेशन को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं फेडरल स्ट्रक्चर और हिंदी में बोलते हैं संघीय संबंध, परिसंघीय संबंध। हिंदी में पढ़िए, निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान संघीय ढांचे से, संघीय मतलब सेंटर और स्टेट, केंद्र और राज्य सरकार, संघीय ढांचे से संबंधित है और संसद के विशेष बहुमत द्वारा और आधे राज्य विधान मंडलों में साधारण बहुमत के माध्यम से संशोधित किए जा सकते हैं। तो कौन कौन सा ऐसा विषय है? तो पहला देखते हैं इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड इट्स मैनर, राष्ट्रपति का चुनाव और इसकी प्रक्रिया। जब भी राष्ट्रपति के चुनाव में यदि कुछ नियम में बदलाव करना है तो राज्य का
स्टेट का आपको अनुमोदन चाहिए, 50% स्टेट का चाहिए, तो ए आपका सही है। बी ऑप्शन, एक्सटेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन एंड द स्टेट्स, संघ और राज्यों की कार्यकारी शक्ति का विस्तार। जब हम लोग राज्य की कार्य शक्ति एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं, उसमें बदलाव करने की बात होती है, तो ये संघीय स्ट्रक्चर हो जाता है, संघीय संबंध हो जाता है, फेडरल स्ट्रक्चर होता है, तो राज्य में जाएगा ही जाएगा। तो बी ऑप्शन भी सही है। सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट पूरे भारत पे उनका अधिकार है, हाई कोर्ट किसी राज्य से संबंधित है, तो ये भी फेडरल हो जाएगा। तो फेडरल हो जाएगा, संघीय ढांचे के अंदर आएगा, तो ये भी राज्य का अनुमोदन जरूरी है। डी ऑप्शन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स, हिंदी में इसका मतलब हुआ संघ और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का वितरण। संघ और राज्य के बीच विधायी शक्ति मतलब संबंध पे, फेडरल स्ट्रक्चर पे, संघीय ढांचे पे ये आपका आधारित है, तो ये भी जाएगा राज्य पे। तो 16 का ए बी सी डी यानी कि ई ऑप्शन है। 16 का ए ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है और डी ऑप्शन सही है। चलिए 17, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस आर रिलेटेड टू द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द पॉलिटी एंड कैन बी अमेंडेड बाय अ स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट एंड ऑल्सो विद द कंसेंट ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर बाय अ सिंपल मेजोरिटी। ये भी अनुच्छेद 368 का वो भाग से बात कर रहा है जहां पे कि राज्य की जरूरत है। पहला है ऑप्शन, एनी ऑफ द लिस्ट इन द 7th शेड्यूल, 7वीं अनुसूची में कोई भी विषय, यहां भी राज्य की जरूरत है। बी, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन पार्लियामेंट, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व रिप्रेजेंटेशन जाता है, इसमें भी यदि बदलाव करना है तो आपको राज्य से अनुमोदन लेना है। पावर ऑफ द पार्लियामेंट, सी ऑप्शन, पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स प्रोसीडियर, अनुच्छेद 368 में, आर्टिकल 368 में भी यदि आपको संशोधन करना है या उसके प्रक्रिया में संशोधन करना है तो भी राज्य का अनुमोदन जरूरी है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही ऑप्शन है डी, ऑल द ऑप्शंस। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट डज टोटल मेंबरशिप मीन्स? इट इंक्लूड्स total number of members comprising the house, it includes vacant seats, it includes absentees, all the options। जब हम लोग बात करें टोटल मेंबरशिप, तो टोटल मेंबरशिप का मतलब क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कंप्राइजिंग द हाउस। यदि हम लोग लोकसभा की बात करें तो इसमें 550 आएगा, राज्यसभा की बात करें तो 250 आएगा, तो ए ऑप्शन सही है। इट इंक्लूड वेकेंट सीट, बहुत सारी सीट पे इलेक्शन नहीं हुआ है और उस पर एमपी नहीं है, वो भी टोटल मेंबरशिप में इंक्लूड होता है। इट इंक्लूड एब्सेंटीज, कुछ एमपी सदन में है नहीं, पार्लियामेंट में बैठे नहीं हैं, एब्सेंट हैं, वो भी इंक्लूड होते हैं। तो टोटल मेंबरशिप मीन्स टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कंप्राइजिंग द हाउस एंड इट ऑल्सो इंक्लूड वेकेंट सीट्स एंड इट ऑल्सो इंक्लूड्स एब्सेंटीज। तो 18 का सही ऑप्शन है डी। हिंदी में पढ़ते हैं, कुल सदस्यता का क्या मतलब है, इसमें क्या क्या समाविष्ट हैं? तो सदनों में कुल सदस्य शामिल हैं, यानी सदन में यदि हम लोग बात करें कुल सदस्य का तो लोकसभा में हो जाएंगे 550 और राज्यसभा में हो जाएंगे 250। क्या इसमें खाली सीट शामिल है, यानी जिस पे इलेक्शन नहीं हुआ किसी कारण, या इलेक्शन हुआ है मृत्यु के कारण या किसी और कारण खाली हो चुका? हाँ, ये भी शामिल है, तो बी ऑप्शन भी शामिल है। अनुपस्थित लोग समाविष्ट हैं, यदि कि जिस दिन वोटिंग हो रहा है उस दिन लोग कुछ लोग नहीं आए हैं तो क्या वो लोग शामिल हैं? हाँ, ये लोग भी शामिल हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही ऑप्शन है डी। क्वेश्चन नंबर 18 का सही ऑप्शन है डी। क्वेश्चन नंबर 19, हम लोग बात करते हैं स्पेशल मेजॉरिटी, विशेष बहुमत की जरूरत कहां पड़ती है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस कैन बी अमेंडेड बाय स्पेशल मेजॉरिटी? 5th शेड्यूल में एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स होता है। 6th शेड्यूल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज होता है। ए और बी में जरूरत नहीं पड़ती है। फंडामेंटल राइट्स में आपको स्पेशल मेजॉरिटी की जरूरत पड़ती है, विशेष बहुमत की जरूरत पड़ती है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में यदि चेंज करना है तो आपको स्पेशल मेजॉरिटी की जरूरत पड़ेगी। तो 19 का सही ऑप्शन है सी और डी। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान विशेष बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है? 5वीं अनुसूची, अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन? नहीं,
इसमें साधारण बहुमत से आप बदलाव कर सकते हैं, तो एक गलत हो गया। बी, छठी अनुसूची जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन, इसमें भी आप साधारण बहुमत से सिंपल मेजॉरिटी से पास कर सकते हैं, तो बी ऑप्शन भी गलत हो गया। मौलिक अधिकार, यस, मौलिक अधिकार में आपको विशेष बहुमत की जरूरत है। और नीति निर्देशक तत्व, निर्देशात्मक सिद्धांत जो है उसमें भी आपको विशेष बहुमत की जरूरत पड़ेगी। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही ऑप्शन है सी और डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 में, विच कंट्री हैज कॉन्स्टिट्यूशन कन्वेंशन टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए भारत में तो संसद संविधान में संशोधन करती है, लेकिन एक देश है जिसमें कि स्पेशली संशोधन करने के लिए एक सभा है। क्वेश्चन नंबर 20 उसी पे है, किस देश में संविधान संशोधन के लिए संविधान सभा है? तो वो देश है यूएसए। यानी यूएसए हैज अ कॉन्स्टिट्यूशन कन्वेंशन टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका में संविधान संशोधन के लिए संविधान सभा है, तो 20 का सही ऑप्शन है ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मेड इट ऑब्लिगेटरी फॉर द प्रेसिडेंट टू गिव हिज असेंट टू अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। अभी हम लोग चर्चा किए थे कि जब दोनों सदनों से बिल पारित होता है तो राष्ट्रपति के पास जाता है। तो राष्ट्रपति क्या करता है? राष्ट्रपति के पास कोई चॉइस नहीं है, राष्ट्रपति के पास, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास कोई विकल्प नहीं है, उनको अनुमोदन करना ही करना है। तो किस संविधान संशोधन के द्वारा यह बदलाव किया गया? क्वेश्चन उसी पे है, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मेड इट ऑब्लिगेटरी फॉर द प्रेसिडेंट टू गिव हिज असेंट टू अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। किस संवैधानिक संशोधन ने राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर अपनी सहमति देना अनिवार्य कर दिया? तो वो है बच्चों आपका 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो 1971 में आया था। तो सही ऑप्शन है बी, 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971। किस संवैधानिक संशोधन ने राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर अपनी सहमति देना अनिवार्य कर दिया? तो वो है बी ऑप्शन, 24वां संशोधन अधिनियम 1971। तो 21 का सही ऑप्शन है बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, विच केस डिसाइडेड फॉर द फर्स्ट टाइम अबाउट द वैलिडिटी ऑफ अमेंडमेंट्स ऑन द फंडामेंटल राइट्स। मौलिक अधिकारों में संशोधन की वैधता के बारे में पहली बार किस मामले में फैसला आया? मतलब संविधान अस्तित्व में आया 1950 में, तो पहला केस कौन था जिसमें विवाद हुआ कि मौलिक अधिकार में आप चेंज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, मौलिक अधिकार में संविधान संशोधन हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो क्वेश्चन आपका इसी पे है। तो पहला की जो केस था 1950, याद रखिएगा 1950 में संविधान अस्तित्व में आया, कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू एग्जिस्टेंस इन द ईयर 1950। और कौन सा पहला, सुप्रीम कोर्ट का कौन सा पहला केस है जिसमें ये क्वेश्चन आ गया कि संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकार में, फंडामेंटल राइट्स में संशोधन या अमेंडमेंट किया जा सकता है कि नहीं? यही है क्वेश्चन नंबर 22। तो सही आंसर है शंकरी प्रसाद केस। ये 1951 में आया था, मैंने 1 साल के भीतर ही सुप्रीम कोर्ट में यह मामला पहुंच गया। तो 22 का सही ऑप्शन है ए, शंकरी प्रसाद केस, शंकरी प्रसाद केस। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23, विच केस डिसाइडेड दैट अमेंडमेंट्स कैन नॉट बी मेड इन फंडामेंटल राइट्स। किस मामले ने निर्णय लिया कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता? देखिए 1951 में शंकरी केस ये बोली कि आप मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकते हैं, संसद के पास, पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि फंडामेंटल राइट में अमेंडमेंट, संविधान मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकते हैं। 1967 में गोलकनाथ केस हुआ था, गोलकनाथ केस। और गोलकनाथ केस जो है 1951 का जजमेंट को, निर्णय को उल्टा कर दिया। गोलकनाथ केस ये बोला कि भैया पार्लियामेंट के पास ये पावर नहीं है कि मौलिक अधिकार में संशोधन कर सके। गोलकनाथ केस में ये भी बात हुई कि संवैधानिक संशोधन जो अधिनियम है, एक्ट है, कानून है, ये अनुच्छेद 13 के तहत आता है। अनुच्छेद 13 यानी आर्टिकल 13 क्या कहता है कि एनी लॉ दैट कॉन्ट्रवीन्स फंडामेंटल राइट शुड बी डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड। अनुच्छेद 13 ये कहता है कि कोई भी कानून
यदि मौलिक अधिकार के विरुद्ध होता है तो उसे शून्य माना जाए। तो इसी को आधार लेते हुए गोलकनाथ के 1967 में ये बात की गई कि भाई आप मौलिक अधिकार में संशोधन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि संशोधन अधिनियम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो है आर्टिकल 13 में आता है। तो 23 का सही ऑप्शन है सी, गोलकनाथ केस। क्वेश्चन नंबर 24, विच केस रेज द क्वेश्चन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? किस मामले ने संविधान की मूल संरचना की बात कही? मूल संरचना कहने का मतलब आधारभूत, संविधान का आधार, संविधान का पिलर, बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक पिलर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये कौन से केस में ये बात आई? 1973 में 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, केशवानंद भारती केस वर्सेस केरल राज्य में सुप्रीम कोर्ट ये बोली कि संविधान संशोधन के द्वारा आप मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन आप संविधान के जो है मूल ढांचा, मूल संरचना को संशोधन नहीं कर सकते। मीन्स इन द केशवानंद केस द सुप्रीम कोर्ट गेव इट्स वेरी क्लियर कट डिसीजन दैट यू कैन modify, you can amend the fundamental rights, but you cannot amend the basic structure of the constitution। मतलब मौलिक अधिकार तभी तक आप परिवर्तन कर सकते हैं जब तक कि वो मूल ढांचा को न छुए, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 24 का सही ऑप्शन है बी, केशवानंद भारती केस जो 1973 में आया था। विच केस said that judicial review is a basic structure of the constitution? किस मामले में कहा गया कि न्यायिक समीक्षा संविधान की एक बुनियादी संरचना है? देखिए, केशवानंद भारती केस से बुनियादी ढांचा, संविधान का बुनियादी ढांचा या बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का डिबेट चालू हो गया। और आपका मिनर्वा मिल्स केस हुआ था 1980 में। मिनर्वा मिल्स 1980 में सुप्रीम कोर्ट ये बोली कि जो न्यायिक समीक्षा यानी पार्लियामेंट कोई भी यदि कानून बनाती है तो न्यायिक समीक्षा सुप्रीम कोर्ट करती है, जुडिशियल रिव्यू सुप्रीम कोर्ट करती है, ये देखने के लिए कि भैया आपका जो कानून बना है यह संविधान के अनुसार है कि नहीं है। तो इसी को कहते हैं न्यायिक समीक्षा या जुडिशियल रिव्यू। तो शंकरी प्रसाद केस 1980 में यह बात साफ साफ कह दी कि न्यायिक समीक्षा खुद संविधान का मूल ढांचा है। तो क्वेश्चन नंबर 25, विच केस सेड दैट जुडिशियल रिव्यू इज अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? तो आंसर इज डी, मिनर्वा मिल्स केस दैट केम इन 1980। किस मामले में कहा गया कि न्यायिक समीक्षा संविधान की एक बुनियादी संरचना है? तो ये जो है मिनर्वा मिल्स केस 1980 में कहा गया। तो चलिए बच्चों, आपका ये टेस्ट 18 सेक्शन ए आपका समाप्त हुआ और इसमें हम लोग सिर्फ संविधान संशोधन पर बात किए। यदि आप इस पर अच्छा से नोट्स अच्छी तरह समझ गए होंगे तो संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पे कोई भी क्वेश्चन आए आप बनाने के लिए सक्षम हैं। चलिए अगले वीडियो में हम लोग अगले टेस्ट, अगले सेक्शन की बात करते हैं। थैंक यू एंड गुड नाइट एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।